नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 20 मई के करंट अफेयर। क्विज नंबर 19 में सवाल यह पूछा गया था कि फेडरेशन का प्रतियोगिता यह किस खेल से संबंधित है, और इसका सही आंसर था ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि फुटबॉल। और यहाँ पर जो आंसर बहुत ही अच्छा आंसर दिया गया है दीपा तिवारी जी के द्वारा, वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इन्होंने बता दिया है कि फुटबॉल से संबंधित जो अन्य कप हैं उनके नाम क्या हैं। ये हैं रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप। और जैसा कि आप जानते हैं फेडरेशन कप का एक और नाम होता है, इसको हीरो फेडरेशन कप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत भारत में हुई थी 1977 से 1977 से। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। दोस्तों, वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर पहली बार हैं तो इसे आप लोग सब्सक्राइब रखें। और जैसा कि हम लोग डेली 10 प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके के डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए अब एक अलग से वीडियो आपको मिला करेगा जिसमें रोज 20 प्रश्न हम लोग करेंगे डिस्कस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जून 2021 में श्रीलंका में होने जा रहा एशिया कप फिर से जो है स्थगित हो गया है। फिर से क्यों? क्योंकि 2020 में ये जो आयोजन था ये पाकिस्तान में होना था, तो इसे जो है 2021 में श्रीलंका में कर दिया गया था। और अब ये जो आयोजन है फिर से स्थगित हो गया है ड्यू टू कोविड-19। तो अब आपको ये बताना है कि कितने समय के लिए ये जो आयोजन है, उम्मीद की जा रही है कि कम से कम कितने साल तक यह आयोजन टाल दिया गया है। सही आंसर होगा इसका कुल मिला के अगले 2 साल तक इसका आयोजन होता हुआ नहीं लग रहा है। 2023 में जाके इसका आयोजन अब संभव होगा। आपको बता दें कि 2020 में कोरोना संकट के चलते टूर्नामेंट स्थगित होने के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका से एशिया कप मेज़बानी की अदला बदली की थी। देखो, मैं आपको बता दूं कि 2020 का जो आयोजन था ये पाकिस्तान में होना था, और 2022 का जो आयोजन था ये श्रीलंका में होना था। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि 2020 वाला जो आयोजन है ये 2021 में श्रीलंका करवा ले, और 2022 वाला जो आयोजन है वो पाकिस्तान करवा लेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं लग रहा है। श्रीलंका क्रिकेट के जो CEO हैं एस्ली डिसिल्वा, उन्होंने ये बताया है कि जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका अगले 2 साल तक का जो कार्यक्रम है वो फिक्स है। तो अब ये जो इसका आयोजन होगा 2020 वाले का जो आयोजन होगा वो 2023 में ही होता हुआ लग रहा है। तो 2 साल के लिए ये जो कार्यक्रम है, ये जो टूर्नामेंट है वो टाल दिया गया है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड नामक भारतीय कंपनी से समझौता किया है एक कोविड के लिए टीका बनाने के लिए। आपको यह बताना है कि बायोलॉजिकल जो ई लिमिटेड नामक कंपनी है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो फिलहाल ऑप्शन बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। आपको बता दें कि ये जो कोविड का टीका होगा इसका नाम होगा जैसन, ठीक है, और इसे बनाएगी जॉनसन एंड जॉनसन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। एक बात और याद रख लो, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की टैगलाइन क्या है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है सेलिब्रेटिंग लाइफ एवरी डे, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो कंपनी है मतलब जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने एक स्टेटमेंट में अभी हाल ही में कहा था कि वह टीके के निर्माण के लिए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है। और ये जो टीका है इसको अमेरिका, यूरोप और थाईलैंड सहित दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो काफ़ी शानदार टीका होगा और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी भारत में इसका उत्पादन भी शुरू होगा। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड एक प्राइवेटली हेल्ड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में इसके जो MD हैं उनका नाम है महिमा दत्ला, और 1953 से यह कंपनी अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री रहे विजय कश्यप जी का अभी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। आपको बताना है कि विजय कश्यप किस जिले से विधायक चुने गए थे। तो दोस्तों, ये थे मुजफ्फरपुर से, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो इनकी सीट थी उसका नाम है चरथावल से ये विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। हाल ही में कोविड-19 की वजह से इनकी जो तबीयत थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, और फिलहाल कोविड-19 नामक जो बीमारी थी वो जीत गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि करंट अफेयर के लिए जो अप्रैल माह का संपूर्ण करंट अफेयर है
उसकी कीमत मात्र आज होगी मात्र 19 रुपये, ठीक है। और इसके बाद अगर ये ई बुक आप परचेज करेंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 30 रुपये। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपको परचेज करना है और ये जो बुक है ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको परचेज करना आज ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। 19 रुपये में अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। आपको इस बुक को परचेज करने का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों ये एक ई बुक है, इसको आप याद रखिएगा। इसकी प्रिंट कॉपी आपको नहीं मिलती है, PDF मिलती है, जिसको आप प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 का किस देश ने सारे वैश्विक नेताओं से इसके बहिष्कार की बात की है? तो दोस्तों ये देश है अमेरिका। ऑप्शन सी, अमेरिका और चीन के बीच जो मतभेद हैं वो सभी के सामने हैं। और ये भी है कि लगातार अमेरिका जो है वो विभिन्न मुद्दों पर चीन को घेरता भी रहता है। चीन भी पीछे नहीं है, आप जान रहे हैं दोनों देशों की जो विदेश नीति है। फिलहाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की, अच्छा एक बात बता दूं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा इसको जो है सीनेट भी कहते हैं, और सीनेट की अमेरिका में वही स्थिति है जो भारत में राज्यसभा की होती है, ठीक है। तो जो सीनेट के अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले चीन विंटर ओलंपिक 2022 के बहिष्कार का आह्वान करते हुए मानवाधिकारों के हनन के लिए चीन की आलोचना की और कहा कि इसमें शामिल होने वाले वैश्विक नेता अपना नैतिकता यानी कि जो उनका नैतिक अधिकार है उसको खो देंगे। इस बारे में अपनी चुप्पी का तर्क देते हुए विदेश विभाग ने चीन में उइगरों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के नरसंहार को चीनी सरकार को उकसाने वाला माना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये हैं 41 वर्षीय कोबे ब्रायंट, जिनका 2020 में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। बहुत ही दुखद निधन हुआ था। तो अब इनको जो है इस क्लब में यानी कि नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, इसको हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको याद रखना है कि जो 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है इनका नाम है एंड्रिया मेजा, और एंड्रिया मेजा जो है ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। ऑप्शन सी, तो याद रखना कि ये क्रम में 69वीं हैं, मैक्सिको की हैं, इनका नाम है एंड्रिया मेजा। और ये भी याद रखना कि ये जो समारोह था इसका आयोजन फ्लोरिडा में हुआ था, फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक नामक होटल में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो ये मनाया गया कब? यहाँ पर जो ऑप्शन है 10, 15, 18 या 20 मई। सही ऑप्शन है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि 18 मई। और 2021 में इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रिजाइमिन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा प्रतिवर्ष 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मई माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को मनाया गया था महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, दोनों की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। 1 मई को ही था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 2 मई को मनाया गया विश्व हास्य दिवस, क्योंकि यह मई के पहले रविवार को मनाया जाता है और मई का पहला रविवार पड़ा था 2 मई को। 3 मई को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया कोल माइनस डे और विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस जो होता है यह मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और 5 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो होता है यह हर दिन मतलब हर वर्ष 5 मई को नहीं होता है, इसके लिए IAAF निर्णय लेता है ये कब मनाया जाएगा। 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। और 9 मई को क्या था? 9 मई को था महाराणा प्रताप जयंती। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये थे 11 मई तक के सभी प्रश्न, और कल के वीडियो में हम करेंगे इसके आगे के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसका रिवीजन। तो हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और यह जो पुरस्कार है यह शिक्षा मंत्री को उनकी लेखन शैली, सामाजिक सरोकार से उनकी संबद्धता आदि के लिए उनको प्रदान किया गया है। और पुरस्कार विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उसके द्वारा प्रदान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यह प्रतिवर्ष कब होता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, तो दोस्तों याद रखना कि प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि एड्स की कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह 18 मई को दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट विश्वविद्यालय में उस समय के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि HIV के लिए भी एक वैक्सीन होनी चाहिए और दुनिया को यह बात याद रहे, इस पर शोध होता रहे, इसलिए प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट को जारी किया है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक की रिपोर्ट होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2019 की तुलना में 2020 में निम्न और मध्यम आय वाले जो देश रहे उसमें जो प्रेषण प्रवाह रहा, रेमिटेंसेज जो रहे, वो 1.9% कम रहा है 2019 की तुलना में। 2019 में यह रहा था 548 बिलियन, जबकि 2020 में यह हो गया था 540 बिलियन। बहुत अधिक फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क देखने को मिला। हाल ही में खबरों में रहा अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान। अंतर्ग्रही का मतलब होता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी को तय करने वाला। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, इसको आप जूस भी कहेंगे, GUICE। तो जूस को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है या डेवलप किया है? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर एक अंतर्ग्रही यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चलने वाला अंतरिक्ष यान है, जिसे जूस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये भी याद रखना कि इस अंतरिक्ष मिशन का पहला कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। और इसके द्वारा बृहस्पति ग्रह के जो 3 गैलीलियन चंद्रमा हैं, एक का नाम कैलिस्टो है, दूसरा का नाम यूरोपा है, तीसरे का नाम गनीमेड है, तो इस पर रिसर्च किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। और दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 19 की। बताइए कि हाल ही में खबरों में रहा यूटोपिया प्लैनेटिया इम्पैक्ट बेसिन यह किस ग्रह पर स्थित है? यूटोपिया प्लैनेटिया इम्पैक्ट बेसिन यह किस ग्रह पर आपको मिलेगा? शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? तो आपके जवाब का हमें इंतजार रहता है। और जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम भी मुझे अब बिल्कुल याद हो गया है। तो फिलहाल बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिदिन आंसर लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी थोड़े से नहीं लगे हुए हैं। तो उन लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी लिखना स्टार्ट करें। और धीरे धीरे लॉकडाउन भी समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे परीक्षाएं भी करीब आ जाएंगी। अगर आप डेली का काम डेली नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फिर लगेगा कि एक और अवसर की तलाश रहे। तो एनीवे आप लोग पढ़ते रहिए और जो कुछ भी समय आपके पास है उसका सबसे अच्छा सदुपयोग जो होगा वो आपकी स्टडी के द्वारा ही होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं फिर से कहता हूँ कि इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।